Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about contract of bailment. इस वीडियो में सबसे पहले हम बेलमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. देन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, टाइप्स ऑफ डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो सबसे पहले हम बेलमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप जो है अपनी जनरल लाइफ के अंदर अननोइंगली बहुत सारे टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हो, और जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और जो बेलमेंट है ये भी उन्हीं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से एक है जिसमें आप अननोइंगली नंबर ऑफ टाइम एंटर करते हो. सो स्टार्ट करते हैं बेलमेंट से. बेलमेंट ये जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड बेलर से ड्राइव हुआ है, और बेलर का मतलब होता है तो डिलीवर. जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ डिलीवर करती है तो हम इसको बेलर बोलते हैं. नाउ व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट ये क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक एग्रीमेंट है टू और मोर पार्टीज के बीच में, जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर करती है, बट नॉट ओनरशिप. मीन्स जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी कोई चीज़ अपनी ही रहते हुए देती है, मीन्स वो चीज़ उसकी ही रहेगी और फिर भी दूसरी पार्टी के पास वो चीज़ रखी जाएगी. ओके, दैट इज बेलमेंट फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न और पर्पस. किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए. मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपनी चीज़ का फिजिकल पोजेशन देती है, ओनरशिप नहीं देती है, इस कंडीशन के ऊपर कि जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, जब रीज़न कंप्लीट हो जाएगा, वो उसको रिटर्न कर देगी, दूसरी पार्टी उसको वापस कर देगी या फिर डिस्पोज ऑफ कर देगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ओनर, जैसा कि देने वाले पार्टी बोलेगी. मीन्स जब आप अपने किसी फ्रेंड को अपनी नोटबुक देते हो, अपना पेन देते हो यूज़ करने के लिए फॉर सम टाइम विद द कंडीशन टू रिटर्न, दैट इज बेलमेंट. जब आप अपने किसी फ्रेंड की बाइक या फिर कार ले लेते हो थोड़े टाइम के लिए शॉपिंग वगैरह जाने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, दैट इज व्हाट? बेलमेंट. जब आपको रोड पे चलते हो या फिर कहीं पे भी किसी स्ट्रेंजर की कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है और आप उसको ले लेते हो, उठा लेते हो, दैट इज व्हाट? दैट इज बेलमेंट. सो बेलमेंट क्या है? गिविंग possession of a property but not the ownership for some purpose with the condition to return. जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी किसी चीज़ का पोजेशन देती है, ओनरशिप नहीं देती है, किसी पर्पस के लिए, इस कंडीशन के ऊपर कि जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तब वो चीज़ उसको वापस मिल जाएगी, दैट इज व्हाट? दैट इज बेलमेंट. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148, इट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that they shall when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed of according to the direction of persons delivering them. Means लॉ के अकॉर्डिंग बेलमेंट क्या है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपनी कोई चीज़ देता है, इस कंडीशन के ऊपर कि जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तब वो चीज़ उसको वापस मिल जाएगी या फिर डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, दैट इज बेलमेंट. द पर्सन डिलीवरिंग दैम इज बेलर. जो पर्सन चीज़ को डिलीवर करा, मीन्स ये इसको अपनी कोई चीज़ दे रहा है तो ये पार्टी क्या है? बेलर है. और जिसको चीज़ मिल रही है, थ्रू होम द डिलीवरी इज मेड, इज बेली. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे. सुमन जो है, सुमन टेलर के पास जाती है और उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ देती है. नाउ ये जो क्लॉथ है ये किसका है? सुमन का है.
चाहे वो दर्जी के पास रहे चाहे वो सुमन के पास रहे। क्लोथ किसका है? सुमन का है। सुमन ने अपना जो क्लोथ है, अपने जो कपड़े का पीस है, वो दर्जी को दिया, क्या कराने के लिए? कोट स्टिच कराने के लिए। सो ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। कैसे? क्योंकि जो सुमन है उसने दर्जी को जस्ट कपड़ा दिया है, उसकी ओनरशिप नहीं दी है, एक पर्पस के लिए कपड़ा दिया है, कोट स्टिच कराने के लिए कपड़ा दिया है, और जब कोट स्टिच हो जाएगा तो वो जो कपड़ा है वो कोट की फॉर्म में सुमन को मिल जाएगा। नाउ सुमन कौन है यहाँ पे? बेलर, क्योंकि सुमन कपड़ा दे रही है, अपनी प्रॉपर्टी दे रही है। टेलर कौन है यहाँ पे? बेली, क्योंकि टेलर को कपड़ा मिल रहा है। टू हुम द डिलीवरी इज मेड इज बेली। पर्पज ऑफ डिलीवरिंग क्लोथ, पर्पज क्या है क्लोथ को डिलीवर करने का? गेट देम स्टिच्ड इनटू अ कोट, कि सुमन को उस कपड़े का सूट सिलाना है। द टेलर विल रिटर्न द क्लोथ टू सुमन, टेलर जो है कपड़े को सुमन को वापस करेगा आफ्टर स्टिचिंग, जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, जब स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट इज बेलमेंट। नाउ वट आर द असेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, मीन्स क्या क्या कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। क्या जस्ट हम ये बोले कि मैंने अपने फ्रेंड को कोई भी अपनी प्रॉपर्टी दी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, दैट इज़ ओनली बेलमेंट? नहीं, इसकी भी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता है कि दैट इज़ बेलमेंट, बट दे आर नॉट बेलमेंट। सो सबसे पहला फीचर है हमारा बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में, बेलर और बेली के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, और जितने भी असेंशियल्स हैं आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कॉम्पिटेंसी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सारे के सारे फॉलो होते हैं। लेकिन जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे आप कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। कैसे? जब मैंने आपको बोला कि जब आपको रोड साइड कोई भी चीज़ पड़ी मिलती है और आप उस चीज़ को उठा लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो बेलमेंट। यहाँ पे आपका ऑफर वाला जो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला एग्रीमेंट नहीं आया है, सॉरी ऑफर एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट नहीं आया है, लेकिन स्टिल ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी और उस प्रॉपर्टी के ओनर के बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जो आपने बाय कंडक्ट शो किया है, आपको वो चीज़ उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। अब मूवेबल गुड्स, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओनली मूवेबल गुड्स के लिए है, जिन गुड्स को, जो गुड्स अर्थ के साथ अटैच्ड नहीं है, जिनको हम उठा के दूसरे को दे सकते हैं, एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स एक कार जो है वो मूवेबल गुड है, उसको अगर आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, फिर आपका फ्रेंड आपको दे रहा है, फिर कोई भी उसके रिगार्डिंग कोई भी पोजेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। लेकिन जब आप एक बिल्डिंग की बात करते हो, जब आप एक लैंड की बात करते हो, तो उसका अगर पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो उसको हम बेलमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज बिल्डिंग इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड जो करेंसी होती है आपकी, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करी जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो ए ने बी को करेंसी मीन्स पैसे दिए, 1000 रुपये दिए। नाउ ए और बी के बीच में बेलर और बेली का रिलेशनशिप नहीं बनेगा, यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप बनेगा। ओके, तो ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हम मूवेबल गुड्स की बात करते हैं, मूवेबल गुड्स में हम करेंसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ गुड जरूरी इन्वॉल्व होता है, मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करेगी, पोजेशन ट्रांसफ़र करेगी। जस्ट अगर आप किसी को अपनी चीज़ की कस्टडी दे रहे हो, दैट इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसे कि ए ने बी को अपनी नोटबुक दी,
नोट्स कॉपी करने के लिए, दे दी, दैट इज बेलमेंट। बट अपनी क्लास में ब्रेक के टाइम पे जैसे जनरली होता है, आप होमवर्क कर रहे थे, आपने अपनी नोटबुक डेस्क पे छोड़ दी और आपने साइड वाले फ्रेंड को बोला यार जरा ध्यान रखिए उसका, देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओके, क्योंकि आपने उस चीज़ को उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, उसका पोजेशन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, वो नोटबुक उसके हाथ में नहीं है, उसके पास में नहीं है, यहाँ पे आपने जस्ट उसको कस्टडी दी है अपनी चीज़ की, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसका मतलब क्या है, जब एक मालिक अपने सर्वेंट को अपने घर पे छोड़ के जाता है, अपने किसी सामान के पास छोड़ के जाता है कि तू इसका ध्यान रखियो, तो आपने उसको, उस सर्वेंट को, उस ओनर ने उस सर्वेंट को जस्ट उस चीज़ की कस्टडी दी है, उस चीज़ का पोजेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। नाउ ट्रांसफ़र अंडर बेलमेंट इज टेम्प्ररी। जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का वो टेम्प्ररी होता है, मीन्स एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए ट्रांसफ़र होता है, और जब रीज़न और जो पर्पज़ है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस कर दी जाती है बेलर को जिसने उन्हें डिलीवर करा था। यहाँ पे हम परमानेंट ट्रांसफ़र की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेल या फिर चैरिटी। गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू अदर पर्सन। जो गुड्स हैं वो दूसरे पर्सन को डिलीवर होने जरूरी हैं। अगर गुड्स दूसरे पर्सन को डिलीवर नहीं करे गए हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक फेमस केस है कालिया परम्मुल और विशालक्ष्मी का। कालिया परम्मुल और विशालक्ष्मी में क्या था, विशालक्ष्मी एक लेडी है और कालिया परम्मुल क्या था, एक गोल्ड स्मिथ था। जो लेडी है उसको अपनी पुरानी ज्वेलरी को पिघलवा के नई ज्वेलरी बनवानी थी। सो उस लेडी ने क्या किया, उसने अपनी पुरानी ज्वेलरी कालिया परम्मुल को दी। विशालक्ष्मी ने अपनी पुरानी ज्वेलरी कालिया परम्मुल को दी और वो क्या करती, वो हर शाम जाती और जो अनफिनिश्ड ज्वेलरी थी उसको एक बॉक्स के अंदर डाल के लॉक कर देती, और जो बॉक्स था वो किसके घर पे रहता था, वो उस गोल्ड स्मिथ के घर पे रहता था। कि विशालक्ष्मी के पास रहती थी, कि तो विशालक्ष्मी के पास रहती थी, और जो बॉक्स था वो इसके जो कालिया परम्मुल है इसके घर पे रहता था। तो क्या हुआ, जो इसकी ज्वेलरी थी वो चोरी हो गई। अब विशालक्ष्मी ने कोर्ट में जाके केस किया कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और जो मेरी प्रॉपर्टी थी, जो मेरा गोल्ड था वो कालिया परम्मुल के घर पे था। सो कालिया परम्मुल को मेरे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, मेरे को उस ज्वेलरी के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला किया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे विशालक्ष्मी ने उस चीज़ की डिलीवरी कालिया परम्मुल को नहीं दी थी, वो चीज़ उसके खुद के ही कंट्रोल के अंदर थी। सो जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए डिलीवरी होनी चीज़ की जरूरी है। अगर वो जो बॉक्स है उसकी कीज कालिया परम्मुल के पास रहती, कालिया परम्मुल उन चीज़ों को रखता, सो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता और जो विशालक्ष्मी है उसको कंपनसेशन मिलता। लेकिन चूंकि उसकी डिलीवरी कालिया परम्मुल को नहीं हुई थी तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं था। नाउ बेलर हैज़ द राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलमेंट के लिए ये जरूरी है कि जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो बेलर को वो गुड्स वापस मिलेंगे, नहीं तो वो बेलमेंट नहीं है, या तो वो सेल है या वो चैरिटी है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिलीवरी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। हमने सेंसेस में पढ़ा था कि बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मीन्स डिलीवरी जरूरी है, जिसमें मैंने आपको कालिया परम्मुल और विशालक्ष्मी वाला केस बताया। अब यहाँ पे जो डिलीवरी होती है बेलमेंट के अंदर वो 3 टाइप्स की हो सकती है, या फिर जनरली कुछ बुक्स के अंदर 2 टाइप्स की भी होती है। 3 टाइप्स में आपको लिखना है एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। 2 टाइप्स में एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल डिलीवरी की।
एक्चुअल डिलीवरी को हम फिजिकल डिलीवरी भी बोलते हैं, जिसमें जो गुड्स हैं वो फिजिकली दूसरी पार्टी को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। जैसे आप अपनी नोटबुक हैंड ओवर करते हो, पेन को हैंड ओवर करते हो, बाइक को, कार को, सो दैट इज एक्चुअल डिलीवरी, दैट इज फिजिकल डिलीवरी। एग्जाम्पल के लिए, एक्स इज द पेलर गिव हिज कार टू द सर्विस सेंटर टू बाई द बिल्ली। यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि उसने अपनी जो कार है उसका फिजिकल पोजेशन किसको दे दिया, वाई को। एक्स ने अपने क्लोथ दिए वॉशरमैन को धोने के लिए, वॉश कराने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो एक्चुअल डिलीवरी, क्योंकि जो क्लोथ्स हैं उनका फिजिकल पोजेशन यहाँ पे वो हैंड ओवर कर रहा है। नाउ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि यहाँ पे जो फिजिकल जो पोजेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंडेड टू बी विद बेली हो जाती है। मीन्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो प्रॉपर्टी है उसको बेली के पास ही रहना होता है। जैसे आप किसी शॉप पे गए शॉपिंग करने के लिए, जनरली गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है। आपने कोई भी ड्रेस सेलेक्ट किया, ओके, आपने ड्रेस सेलेक्ट किया, आपने वो ड्रेस ट्राई किया, आपको ड्रेस पसंद आया, लेकिन वो ड्रेस आपको फिट नहीं है, तो जनरली शॉप वाले क्या करते हैं, उस ड्रेस की फिटिंग करा के देते हैं आपको। यस, तो आप शॉपकीपर के पास गए कि इस ड्रेस की फिटिंग करानी है। अब यहाँ पे आपने उसको फिजिकली उसको ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन चूँकि वो फिटिंग उस शॉपकीपर को करानी है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली इंटेंडेड टू बी विद शॉपकीपर हो गई है कि वो चीज़ शॉपकीपर के पास ही रहनी चाहिए अगर आपको ये काम कराना है। दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे कि आप यहाँ पे केस है, अ केस ऑफ डिलीवरी बाय अटोनमेंट और एक्नॉलेजमेंट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अगर आप और आपके फ्रेंड दोनों साथ में रहते हैं, उसके आपके फ्रेंड का कोई पार्सल आना है और वो जो पार्सल वाला है वो आपको पार्सल डिलीवर कर दे आपके फ्रेंड के बिहाफ, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको बोला, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्योंकि आप घर पे हो तो वो जो डिलीवरी है वो आपके पास ही आएगी, आपका फ्रेंड वहाँ पे नहीं है। दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब सिचुएशन ही ऐसे आ जाती है कि जो चीज़ है वो इंटेंडेड टू बी विद बेली हो जाती है। नाउ टोकन या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी। टोकन या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, जब एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी नहीं होती, जब चीज़ का जो ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन का सिंबल है वो ट्रांसफ़र होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। जैसे आपका गोडाउन है तो गोडाउन तो उठा के आप दूसरी पार्टी को नहीं दोगे ना, आप गोडाउन की की दोगे। आपका अपार्टमेंट है, आपके अपार्टमेंट की आप कीज दोगे, आप वो तो उठा के दूसरी पार्टी को नहीं दोगे ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ डिलीवरीज ऐसी होती हैं जहाँ पर जो गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो डिलीवर नहीं होते हैं, बट जो ऑथराइजेशन ऑफ पोजेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर गोडाउन की चाबी उसके पास है तो गोडाउन के अंदर जो रखा माल है, गोडाउन के अंदर जो रखा सामान है, उसका पोजेशन भी उसी पार्टी के पास कहा जाएगा। एग्जाम्पल आपका हो ही गया है, द की ऑफ गोडाउन विद गुड्स इन इट handed over to the buyer will constitute a symbolic delivery. Now, what are the types of contract of bailment? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैं 3 बेसिस के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कराऊंगी। 2 बेसिस तो मैं यहाँ पे करा रही हूँ और 3rd बेस लास्ट में है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, ग्रेचुइटस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, for the exclusive benefit of bailey, for the exclusive benefit of bailor, for the mutual benefit of both bailor and bailey. So first हमारा है ग्रेचुइटियस बेलमेंट। ग्रेचुइटियस बेलमेंट, हमें पता है ग्रेचुइटियस एक्ट क्या होता है कि जब हम बिना किसी फ़ायदे के कोई काम करते, दैट इज़ ग्रेचुइटियस एक्ट।
अब जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है उसमें क्या होता है, जब वहाँ पे हम कंसिडरेशन की बात नहीं करते हैं, जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, दैट इज ग्रेचुइटस बेलमेंट, जहाँ पे उनका कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है, किसी का कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले भी आपको आई थिंक क्लियर किया है, जो कंसिडरेशन होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो रियल होता है। रियल मीन्स लाइक मनी हो गया, नोटबुक हो गई, दैट इज रियल कंसिडरेशन। बट ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप पक्की हो गई, लव, केयर, देयर, दैट इज नो कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो एग्जाम्पल में आप सोचोगे कि ए ने नोटबुक अपनी बी को दी, तो यहाँ पर उन दोनों की फ्रेंडशिप पक्की हो रही है, देयर इज कंसिडरेशन। नहीं, ये कंसिडरेशन नहीं होगा। और बी ने नोट्स कॉपी करे तो नोट्स उसने कॉपी करे, नोटबुक अगर उसको परमानेंटली मिलती तो नोटबुक उसका कंसिडरेशन फॉर्म करती, लेकिन जस्ट उसने नोट्स कॉपी करे हैं तो ये उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है। सो ग्रेचुइटस बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं होता, ना तो यहाँ पे ए का कंसिडरेशन है कुछ और ना ही यहाँ पे बी का कंसिडरेशन है। X lent his car to Y his friend to go shopping. X ने अपने फ्रेंड Y को अपनी कार लैंड करी शॉपिंग जाने के लिए। अब यहाँ पे उनके बीच में कंसिडरेशन नहीं है ना, X ने अपने फ्रेंड से थोड़ी कोई रेंट फेयर वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, सो इट्स ग्रेचुइटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि जब फायदे के लिए बेलमेंट होती है, जब दोनों पार्टीज का कोई ना कोई कंसिडरेशन होता है, दैट इज नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। इस केस के अंदर दोनों पार्टीज को म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। ए हायर्ड अ साइकिल फ्रॉम अ साइकिल शॉप, ए ने एक साइकिल शॉप से साइकिल रेंट पे ली। अब यहाँ पे ए जो है साइकिल शॉप वाले को क्या पे करेगा, रेंट, पैसे, और जो साइकिल शॉप वाला है उसने एक को क्या दी, साइकिल। साइकिल भी एक रियल चीज़ है, साइकिल भी एक कंसिडरेशन है और पैसे भी एक कंसिडरेशन है। सो दोनों के बीच में कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रहा है, कंसिडरेशन पास हो रहा है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, दैट इज नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। वी ने एक बुक बोरो करी बुक शॉप से, ऑन हायर मीन्स ऑन रेंट। अब यहाँ पे वी को बुक मिल रही है, बुक शॉप वाले को रेंट मिल रहा है, दोनों के बीच में रियल कंसिडरेशन आ गया है, तो दैट इज नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, बेलर कौन होता है, जो डिलीवर कर रहा है चीज को। मीन्स जब बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेनिफिट ओनली बेलर को मिलता है, ओनली बेलर के बेनिफिट के लिए डिलीवरी होती है, दैट इज बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। A gives his valuable goods to his relative B for the safe custody without any charges. ए ने अपने घर के कुछ वैल्यूएबल गुड्स अपने रिलेटिव बी के घर पे रख दिए ताकि वो सेफ रहे, और उसने बी को कोई भी चार्जेस पे नहीं की। अब यहाँ पे फायदा ओनली किसका हो रहा है, ए का हो रहा है, ए की प्रॉपर्टी का ध्यान रखा जा रहा है। सो बेनिफिट किसका है, बेलर का, बेली का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है। सो दैट इज द बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। मीन जब आपको कहीं जाना होता है, आप अपने नेबर के घर पे अपना कोई सामान छोड़ के जाते हो, तो वो आपका यही वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, मिस जब जिसको डिलीवरी हो रही है उसके बेनिफिट के लिए बेलमेंट होती है। This is bailment in which goods are delivered by the bailor to bailey only for exclusive benefit of the bailey. bailey के benefit के लिए X ने अपनी कार अपने फ्रेंड Y को दी for temporary use without any charges. X ने अपनी फ्रेंड Y को अपनी कार दी बिना किसी चार्जेस के लिए, थोड़े टाइम के लिए। That is what bailment for exclusive benefit of Y. ओनली वाई का बेनिफिट हो रहा है ना, एक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। और जनरली हम देखते भी हैं कि जब हम फ्रेंड्स वगैरह की बात करते हैं तो आपको अगर कहीं पे जाना है, फिर आपके फ्रेंड को कहीं पे जाना है, तो अगर आपका वो व्हीकल कोई भी ले रहा है तो हम उससे चार्जेस नहीं मांगते हैं। देन
बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, जब बेलर और बेली दोनों ही के म्यूचुअल बेनिफिट की बात आती है, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। समटाइम्स क्या होता है, दोनों का ही बेनिफिट होता है, जैसे कि पी ने अपनी कार की जो कीज हैं वो क्यू को दी, डिलीवरी करी उसने, पी बेलर है, क्यू हमारा बेली है। उसने क्या बोला कि वो क्यू के बच्चे भी, यहाँ पे क्यू के बच्चों को भी ड्रॉप करेगा और साथ में पी के बच्चों को भी ड्रॉप करेगा अपने अपने घर पे। अब यहाँ पे दोनों का ही बेनिफिट है, क्यू के बच्चों को भी ड्रॉप किया जा रहा है और पी के बच्चों को ड्रॉप किया जा रहा है। सो यहाँ पे बेलर और बेली दोनों का ही बेनिफिट है, दैट इज बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली। नाउ बेलमेंट फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी होता है। मीन्स सबसे पहले है आपका यहाँ पे बेलमेंट फॉर यूज। बेलमेंट फॉर यूज में आपका क्या होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी कोई चीज यूज करने के लिए देती है, दैट इज बेलमेंट फॉर यूज। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को अपनी एक्टिवा दे दी शॉपिंग जाने के लिए, तो आपने अपनी फ्रेंड को अपनी एक्टिवा यूज करने के लिए दी ना, दैट इज व्हाट बेलमेंट फॉर यूज। बेलमेंट फॉर रिपेयर, बेलमेंट फॉर रिपेयर में क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी कोई चीज रिपेयर कराने के लिए देती है, दैट इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। जैसे आपने अपना टीवी, अपना पीसी, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, कुछ भी ठीक करने वाले को या फिर अपने घर का फर्नीचर कारपेंटर को दे दिया, दैट इज व्हाट बेलमेंट फॉर रिपेयर, क्योंकि आप उस चीज को ठीक कराना चाह रहे हो। बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी, बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी में क्या होता है कि उस चीज को ध्यान में रखा जाए, उस चीज की सेफ कीपिंग के लिए जब आप दूसरी पार्टी को हैंड ओवर करते हो अपना सामान, दैट इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। जैसे आप कहीं जा रहे थे और आपने अपने नेबर के घर पे अपना सामान छोड़ दिया, अपने रिलेटिव के घर पे अपना सामान छोड़ दिया सेफ कस्टडी के लिए, दैट इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। बेलमेंट फॉर कैरियर्स, बेलमेंट फॉर कैरियर्स का मतलब क्या होता है, जब आप अपना सामान किसी को दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए या फिर कैरिज के लिए दे रहे हो, दैट इज बेलमेंट फॉर कैरिज। जैसे कि आपको अपने फ्रेंड के घर पे एक पार्सल भेजना है, तो आप पार्सल कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास जाओगे ना, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास वो सामान जब तक रहेगा तब तक वो बेलमेंट फॉर कैरीज रहेगा। आपके और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है और ये बेलमेंट फॉर कैरियर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ है उसको भेजने के लिए आप बेलमेंट कर रहे हो। बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप, मीन्स किसी चीज़ के शेप में अल्ट्रेशन के लिए जब बेलर अपनी चीज़ बेली को ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप। जैसे ड्रेस वाला एग्जांपल था कि आपने एक ड्रेस खरीदी शॉप से, आपको फिट नहीं हो रही है, तो आप उसकी शेप में अल्ट्रेशन करा रहे हो, दैट इज़ बेलमेंट फॉर अल्ट्रेशन इन शेप। बेलमेंट फॉर प्लेज, ये आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूंगी। बेलमेंट फॉर प्लेज में क्या होता है, जब एक डेटर क्रेडिटर को अपनी कोई प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है इस सिक्योरिटी के लिए कि वो डेट पेमेंट कर देगा, दैट इज बेलमेंट फॉर प्लेज। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप बैंक में अपने पैसे जमा कराते हो, ओके, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो आपकी जो करेंसी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात क्या है, जब हम बेलमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी जिस फॉर्म में मैंने दूसरी पार्टी को दी वो प्रॉपर्टी उसी फॉर्म में वही प्रॉपर्टी मेरे को वापस मिलनी चाहिए। लेकिन बैंक में आपने कैश दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो वो वापस मिलेगा वो कैश की फॉर्म में मिलेगा, वो प्लस होके भी मिलेगा। और वो जो नोट आपने दिए हैं, वो जो कॉइन्स आपने दिए, क्या आपको वही नोट और वही कॉइन्स मिलेंगे? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दूसरी सिचुएशन क्या है, जो बैंक है वो इस चीज़ की गारंटी, बैंक जो है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है कि जो मनी है, जो आपका
पैसा है वो उसी फॉर्म के अंदर आपको वापस मिलेगा जिस फॉर्म में आपने उसको दिया है। ये जस्ट आपको बोलता है कि जो वैल्यू है आपके पैसे की वो आपको मिलेगी। जब आप किसी बैंक के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट कराते हो तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता, या फिर आप वैसे भी किसी को पैसे देते हो, करेंसी देते हो, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है। आप सोचोगे कि मैंने अपने फ्रेंड को 100 रुपये दिए थे कि यार चल तू कुछ भी खा लियो और थोड़े टाइम के बाद मेरे को वापस कर दियो, दैट इज़ बेलमेंट। नो, यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन होता है, क्योंकि आपको वही नोट, वही करेंसी वापस नहीं मिल रही है, और जो करेंसी है वो इस एक्ट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब आप बैंक से लोन लेते हो, अपनी कोई प्रॉपर्टी, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, उसका पोजेशन जो है वो बैंक को दे देते हो सेफ, उसकी सिक्योरिटी के लिए कि लोन की पेमेंट टाइम पे हो जाएगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी चीज़ वहाँ पे रखी है। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And if you have any problem in the video, you can pin it to the comment section. And if you have still any query in that part, you can ask me. In the next part, we are going to discuss the rights and duties of bailer and bailee and the termination of contract of bailment.